दोस्तों वेलकम बैक। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका डीटी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा और जैसा मर्जी गया हो भी एक बार उसको भूल जाइए। अभी आपका सिर्फ एक लास्ट पेपर बाकी है, सीए फाइनल आईडीटी का एक पेपर बाकी है। इसको अच्छे से कर लेना, अंत भला तो सब भला। अगर हैप्पी एंडिंग हो जाएगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ आपसे कुछ कुछ टिप्स जो आपको सीए फाइनल आईडीटी के पेपर में बहुत काम आने वाले हैं। सबसे पहले सर आपको क्या पढ़ना है, तो आपको कोशिश करना कि जितना हो सके मैक्सिमम सिलेबस आपको कवर करना है, लेकिन कुछ कुछ हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो होते हैं वो तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। जैसे आपके पास एबीसी एनालिसिस भी होगा, वैसे तो सिलेबस पूरा कंप्लीट जितना हो सके उतना कवर करना ही है, लेकिन कुछ कुछ हमारे चैप्टर्स जैसे हो सकता है आपके चार्ज ऑफ सप्लाई है, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, आईटीसी, रिफंड्स और ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। ये कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके थोड़े से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में रहते हैं। तो इन चैप्टर्स को अच्छे से आप वो पढ़ के जाएं, ठीक है ना। ये आपके जीएसटी में हो गया। उसके बाद कस्टम में मेन जो आपके हैं एक तो वैल्यूएशंस है और एक इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट वाले जो प्रोविजंस होते हैं, बिल ऑफ सप्लाई एंड वो सब। तो ये सब करके जाने। एफटीपी अगर आपने पहले पढ़ा है तो रिवाइज करना, अगर पहले नहीं पढ़ा तो ये गलती मत करना, उसको एफटीपी को टच भी मत करना। एफटी को छोड़ दो, कंप्लीटली छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी वेटेज इतनी है नहीं जितना बड़ा उसका कंटेंट है। मैंने भी छोड़ दिया था एफटीपी, में पढ़ के ही नहीं गया था। अगर आपने किया हुआ है तो जरूर रिवाइज करें, बट अगर नहीं किया तो फिर अब नया फ्रेश करने की कोशिश भी मत करना, ठीक है। ये सब करना, और हो सके तो स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन जरूर कवर करना। चाहे वो आप लिख के प्रैक्टिस करो, लिख के प्रैक्टिस सारे तो पॉसिबल है नहीं, जितना हो सके आप चाहे ओवरव्यू कर लो या लिख के प्रैक्टिस जैसे भी आप कर पाओ, लेकिन स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस एक बार जरूर देख करके जाना पेपर से पहले। और अमेंडमेंट्स जो इस अटेम्प्ट में अमेंडमेंट्स आई हैं, अमेंडमेंट्स तो चाहे किसी भी टॉपिक से हो, आई विल रिकमेंड कि अमेंडमेंट तो किसी भी टॉपिक से हो, सारी की सारी अच्छे से करके ही करके जानी है। एंड इस अटेम्प्ट की आरटीपी, इस अटेम्प्ट से एमटीपी वगैरह कुछ मत देख पाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस अटेम्प्ट की आरटीपी जरूर एक बार रेफर करके जाए, ठीक है। तो बेसिकली कोई ये सब चैप्टर्स करने हैं, स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस एक बार देख करके जाना है, अमेंडमेंट्स देख करके जानी है और आरटीपीज देख करके जानी है। और कोशिश करना कि पेपर से जस्ट पहले भी एक बार अमेंडमेंट्स को वापस से गो थ्रू कर लो। सेक्शंस क्या याद करना जरूरी है। देखो जीएसटी का सबसे बेस्ट पार्ट जो यही लगता है मुझे कि सबसे कम सेक्शंस एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स और कॉर्पोरेट लॉस। तो इसमें आपको क्या करना है, सेक्शंस आप जैसे मेन सेक्शन तो याद कर ही लो यार। जैसे 7 है आपका सप्लाई का हो गया, ठीक है ना। उसके बाद 93, 94, 95 जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के ईसीयू वाले हैं, कॉम्पोजिशन का 10 हो गया, फिर 12, 13 हो गया, और 15 आपका जो वैल्यूएशंस का है जीएसटी के अंदर जो आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई का है 15। उसके बाद 16 आईटीसी का है, 17 के अंदर 17 पार्ट 17.5। ये तो आपको 17.5 तो अच्छे से पता होना ही होना चाहिए कि ब्लॉक ग्रेड का वाला कौन सा सेक्शन होता है, ठीक है ना। तो मेनली ये जो आपके मोटा मोटा सेक्शन है इंपॉर्टेंट वाले, ये आप जरूर याद कर लीजिए। कस्टम में होते हैं तो ठीक है, वरना रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सर पेपर में क्या करना है आपको। सर पेपर में आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आपको पहले 15 मिनट पे तो एज यूजुअल आपको वो क्वेश्चन सेलेक्ट करना है जो आपको नहीं करना है। जैसे क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको बहुत सबसे कम आता है, तो उसको वहीं पे क्रॉस कर दो कि भाई ये क्वेश्चन मुझे रैम नहीं करना है। आपने शॉर्टलिस्ट कर लिया। उसके बाद सर पेपर प्रेजेंटेशन रिलेटेड क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल या थ्योरी जो भी हो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ऊपर क्लियरली लिखना है। बहुत क्लियर दिखना चाहिए एग्जामिनर को क्या क्वेश्चन नंबर आप अटेम्प्ट कर रहे हो। फिर उसके बाद उसकी हेडिंग डालनी है। मैं साथ में आपको एक क्वेश्चन प्रेजेंट कर ही देता हूँ मेरा, तो ये मेरी सर्टिफाइड कॉपी का एक क्वेश्चन मैं आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन 4 है। इसमें देखो सबसे पहले आंसर नंबर क्लियरली लिखा हुआ है कि सर इसका सीरियल नंबर क्या है। फिर हेडिंग डालो कि आप क्या कैलकुलेशन करके दिखा रहे हो। जैसे मैंने लिखा है कि कॉम्पिटिशन ऑफ नेट टैक्स पेबल इन कैश। ऐसे ही आपका जो भी क्वेश्चन है कि कॉम्पिटिशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी है, या फिर कैलकुलेशन ऑफ आईटीसी है, कैलकुलेशन ऑफ आईटीसी टू बी रिवर्स्ड है, कैलकुलेशन ऑफ कॉमन क्रेडिट, व्हाट एवर जो भी हेडिंग है वो क्लियरली लिख दो कि भैया ये कैलकुलेशन है, ठीक है। राइट साइड में रुपीज का लोगो जरूर डालना, रुपीज का मैंने डालना। प्रॉपर फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, लाइंस बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस टेबल वाले फॉर्मेट में जरूर हो। जैसे लेफ्ट साइड में आपके पर्टिकुलर्स आएंगे, सर इतना आउटपुट टैक्स है, फिर इतना आईटीसी हमने यूटिलाइज कर लिया, या फिर इतना ये टैक्स है जो भी है। सीजीएसटी एसजीएसटी ऊपर अलग से कॉलम और आगे एक टोटल का कॉलम भी आप बना दीजिए, ठीक है ना। तो सीजीएसटी एसजीएसटी और टोटल, इस तरह से आपको प्रॉपर कॉलम में चलना है। ये चीज़ मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करूंगा कि आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी को अलग से मेंशन जरूर करना है। मैं आपको एक दो क्वेश्चंस मेरे दिखाता हूँ जहाँ पर मैंने सीधा डायरेक्ट अमाउंट्स लिख दी थी, सीजीएसटी और एसजीएसटी को अलग अलग करके नहीं दिखाया, तो वहाँ पर एग्जामिनर ने रिमार्क्स डाले हुए हैं कि आपको सीजीएसटी नॉट सेपरेट। जैसे अभी देख रहे हो आंसर 2A, इसके अंदर क्या है देखो, एग्जामिनर का रिमार्क्स है कि सीजीएसटी एंड एसजीएसटी नॉट सेपरेटेड। मैंने सीधा रुपये का लोगो डाल करके और सीधी कैलकुलेशन दिखा रखी है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको अलग से हाईलाइट करके दिखाना है। चलिए जी वापस आते हैं हम 4A में। तो फिर उसके बाद क्या करना है आपको, जैसी कैलकुलेशन होगी उसके बाद जो भी आपका फाइनल आंसर आता है मेक श्योर आप उसको हाईलाइट कर दें। चाहे आप अंडरलाइन करें, चाहे आप बॉक्स में डालें, या फिर नीचे उसको अलग से लिख कैसे भी करें, उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है।
जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, इसमें मुझे इंटरेस्ट की अमाउंट निकालनी थी, तो मैंने सारी कैलकुलेशंस दिखा करके और लास्ट में 3567 का मेरा जो आंसर आया उसको मैंने ₹3567 करके बड़े बड़े बॉक्स में डाल दिया और ब्रैकेट में अप्रोक्स भी डाल दिया। अप्रोक्स में हमेशा बोलता हूँ कि आप सेफर साइड में डालते हैं कि कुछ राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस के कारण आपका गलत ना हो जाए, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कंक्लूजन को आपको क्लियरली मेंशन करना है, बॉक्स के अंदर अंडरलाइन करके हाईलाइट करना है। एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सर वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, इवन वो मार्क्स भी कैरी करते हैं। यू वॉन्ट बिलीव, मार्क्स भी कैरी करते हैं। तो वर्किंग नोट प्लीज जरूर बनाने हैं, वो चाहे आप जहां पर एडजस्टमेंट दिखा रहे हो अपने क्वेश्चन के अंदर उसके नीचे ही, जैसे ये वाला क्वेश्चन आप देखिए 2A, इसमें क्या किया मैंने, अमाउंट कलेक्टेड फॉर लोडिंग अनलोडिंग लिख करके और नीचे ब्रैकेट में डाल रखा है इसकी जो भी एक्सप्लेनेशन है, जो भी इसका रेलेवेंट सेक्शन है, जो इसके ऊपर प्रोविजन लगते हैं और जो इसका कंक्लूजन है वो यहीं पे लिख दो कि भैया इसके कारण हमने इसको ऐड किया है। जैसे मैंने लिखा हुआ है कि चिप्स इज नॉट एग्रीकल्चर एक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। इसी तरह आप देखोगे इसमें 3-4 जितनी भी एडजस्टमेंट है, हर एडजस्टमेंट के आगे मैंने, नेक्स्ट पेज भी आप देख सकते हो, हर एडजस्टमेंट के आगे मैंने उसके रिस्पेक्टिव जो भी प्रोविजंस अप्लाई होते हैं वो लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अब एक और इसका तरीका सोल्व करने का क्या हो सकता है कि सर आप यहाँ पर ना लिख करके उसके आगे नोट का रेफरेंस डाल दो, जैसे एक एडजस्टमेंट लिख करके उसके आगे लिख दो नोट 1 या नोट 2। जैसे मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये मेरा वैल्यूएशन का, देखो सेम फॉर्मेट मैंने फॉलो किया, सबसे पहले आंसर, फिर कॉम्पिटिशन ऑफ असेसेबल वैल्यू करके फिर परचेज प्राइस, एयर फ्रेट, इंश्योरेंस, सबके आगे नोट 1, नोट 2, नोट 3 डाल दिया है। और देखो ये वाले क्वेश्चन में डॉलर्स थे तो आपको डॉलर्स का डालना है। आप क्लियरली देख सकते हो मैंने पहले जल्दबाजी में रुपी का लोगो डाल दिया था, इसलिए बोलता हूँ करेंसी मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने रुपी डाल दिया, उसके बाद उसको कट कर दिया मैंने, जब मुझे पता लगा कि ये डॉलर है, फिर मैंने सब आइटम्स के आगे डॉलर डाल करके और फिर उसको रुपी में कन्वर्सन किया। हर अमाउंट के आगे मेक श्योर आप उसका साइन जरूर डाल दें, कहीं ऐसा ना हो कि कंफ्यूजन के कारण आपके सही आंसर के भी मार्क्स कट जाए, ठीक है। तो ये लिख करके उसके बाद नेक्स्ट पेज पे क्या किया, देखो नोट, मैंने जहां नोट्स का रेफरेंस दिया तो नोट 1, नोट 2, नोट 3, हर नोट्स में उसका प्रॉपर सेक्शन मेंशन करके प्रॉपर प्रोविजन डाले। जैसे आपको सेक्शन 14 दिखाई दे रहा है नोट 1, नोट 2 के अंदर आपको प्रोवाइजो 5 टू रूल 10 टू भी दिख रहा है क्लियरली, ये आपका वैल्यूएशन कस्टम का है। फिर रूल 3 के अंदर आपको रूल 10 टू बी दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए ये देख करके एग्जामिनर के मन में वैसी पिक्चर बन जाती है कि बच्चा पढ़ने वाला है, आपको मार्क्स देता चला जाता है। तो मेक श्योर कि आप रूल्स, सेक्शंस, ये समय ये आराम से मतलब बहुत अच्छे से क्लियरली वहां पर मेंशन करें जो भी आपको आते हैं। उसके बाद 3 क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है, कुछ चीज़ें तो कॉमन ही है कि आपको क्वेश्चन नंबर क्लियर लिखना है। उसके बाद आपका जो भी कंक्लूजन है, कोई भी पढ़ करके अगर आपको येस या नो में आंसर करना है या ट्रू या फॉल्स, करेक्ट इनकरेक्ट मेंशन करना है, तो उसको आप कैपिटल लेटर्स में लिख करके अंडरलाइन करके बॉक्स में डाल दो। कहने का मतलब ये कि एग्जामिनर को क्लियरली दिखना चाहिए कि आपका फाइनल कंक्लूजन क्या रहा है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको अपना आंसर दिखा रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हैं कि क्लियरली मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। ये मेरा कंक्लूजन था कि जीएसटी इज नॉट पेबल, तो मैंने ऊपर पूरी एक्सप्लेनेशन देकर के यहाँ पर लिख रखा है, अंडरलाइन कर दिया जीएसटी इज नॉट पेबल, ठीक है। इसी तरह मेरे ये वाला आंसर एक देखेंगे तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि मैंने सेक्शन 35 का रेफरेंस देकर के और वो प्रोविजन समझा करके और नीचे लास्ट में अपना कंक्लूजन लिखा हुआ है नॉट करेक्ट, अकॉर्डिंगली एडवाइस ऑफ कंसल्टेंट टू कीप ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट बिजनेस नॉट करेक्ट, ठीक है ना। तो ये मेरा नॉट करेक्ट जो फाइनल कंक्लूजन था वो मैंने क्लियरली यहाँ पर दिया हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। इसी तरह मेरे आंसर 5 है, अगर आप देख पा रहे हैं इसमें देखिए आप, जैसे पहले नो है तो नो को पहले अंडरलाइन करके उसके बाद उसको समझाया हुआ है कि क्या करना है। इसी तरह थर्ड कॉलम में मैंने यस क्लियरली वहां पर लिखा हुआ है कि मेरा ये कहना है। इस तरह नेक्स्ट में भी यस और उसके बाद सेक्शन का रेफरेंस, सेक्शन को भी अंडरलाइन किया है, सेक्शन को अंडरलाइन विद इन 3 इयर्स उसको अंडरलाइन कर दिया मैंने, मे रिटेन द आईटीसी उसको भी लिख दिया, ठीक है ना। तो जो भी आपके कंक्लूजन और थ्योरी में उसको आप क्लियरली मेंशन करना है। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका मतलब एक जो होता है ना, आप सिली मिस्टेक्स नहीं करनी कैलकुलेशन, तो ये चीजें अगर आप ध्यान रखें तो आपका पेपर आई होप बहुत अच्छा जाएगा। एंड अपनी तैयारी अच्छी रखें, लास्ट पेपर है, रिलैक्स हो करके और बस इस खुशी के साथ, इस एश्योरेंस के साथ पेपर देंगे कि चलो ये मेरा लास्ट पेपर है, उसके बाद आपको कुछ टाइम के लिए छुटकारा मिलने वाला है इन सबसे। तो आई होप ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।